नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं समाचार गैलरी और मैं हूं आपका अपना साथी हेमंत कुमार गुप्ता। साथियों, विधानसभा चुनाव 2022 में चर्चा करने के लिए आज हमारे खास मेहमान हैं झांसी ललितपुर के सांसद अनुराग शर्मा जी। अनुराग जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम। हेमंत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे अनुराग जी, विधानसभा चुनाव 2022 नजदीक है। आपको क्या लगता है किन मुद्दों पे आपकी पार्टी की गारंटी रहेगी जीत पर? देखिए, मेरे ख्याल से तो सबसे प्रमुख मुद्दा जो बहुत बार लोग भूल जाते हैं वो ये है कि भाजपा ने हर समुदाय, हर समाज, हर इंसान के लिए कार्य करने की कोशिश करी है। हमने कभी किसी के जाति, किसी पे भेदभाव नहीं किया। जब रोड बनती है, जो राशन मिलता है, किसान भाइयों को 2000 रुपए मिलते हैं, तो आपने देखा होगा ये किसी भी एक जाति या समुदाय के लिए विशेष स्तर से नहीं किया गया, सबके लिए किया जाता है। अंत्योदय जो भाजपा की मुख्य धारा है, हमारी मेन फिलॉसफी है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ उसी पे कार्य किया है कि सबका साथ और सबका विकास। अनुराग जी, आपने जब सांसद का चुनाव लड़ा, जब झांसी सदर सीट से जो प्रत्याशी हैं वो रवि शर्मा जी हैं, वो विधायक थे, तो उनके कार्यकाल में आपकी जीत तो सुनिश्चित थी। तो क्या आपके कार्यकाल में उनकी जीत सुनिश्चित रहेगी? जी बिल्कुल रहेगी। हमारे यहाँ के जो सदर विधायक हैं रवि शर्मा जी बहुत लोकप्रिय हैं, बहुत पुराने भाजपा के नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, और उनकी झांसी शहर में अच्छी पकड़ है। लोगों को जानते हैं, व्यक्तिगत रिश्ते हैं, और हमेशा से एक उन विधायकों में से हैं जिनको आज 11-12 बजे भी, 1 बजे भी आदमी फोन करता है तो विधायक जी खड़े रहते हैं लोगों अनुराग जी, आपसे पूर्व जो सांसद रही हैं झांसी की, तो उमा जी रही हैं। तो उमा जी ने वादा किया था कि 3 महीने के अंदर वो बुंदेलखंड राज बनाएंगे। पहुंच नदी जो हमारे झांसी शहर से निकलती है, तो उसको उन्होंने कहा था कि इसका जीर्णोद्धार किया जाएगा। तो वो कहीं ना कहीं इन चीजों में वादे पूरे नहीं हो पाए। आप मौजूदा सांसद हैं, उनकी गद्दी पे अब आप बैठे हैं, तो झांसी की जनता इस बात का जवाब चाहेगी कि उनके किए हुए वादे क्या आप पूरे करेंगे? देखिए, उनके कुछ किए हुए वादे बिल्कुल पूरे हो रहे हैं। सबसे बड़ा उमा दीदी जी का, आदरणीय पूर्व चीफ मिनिस्टर और तत्काल गवर्नमेंट में मंत्री रही हुई, सबसे बड़ा वादा मेरे ख्याल से जो दीदी का था, जो अब हम पूरा करने जा रहे हैं और हो भी चुका है पूरा, वो ऐसा डिफेंस कॉरिडोर का। उससे सबसे बड़ी बात थी मेरे हिसाब से, सबसे बड़ी रोजगार की संभावनाएं वहीं से उठ सकती है, पूरे बुंदेलखंड के लिए, सिर्फ झांसी झांसी के लिए नहीं। तो वो कंप्लीट करा दिया है। दूसरा, एक रेलवे कोच फैक्ट्री का था, वो भी कार्य रुक गया था, वो भी मैंने कंप्लीट करा दिया। तीसरा, चापाकल में आपको एक झांसी के फ्लाईओवर की गाथा तो सुनी होगी, वो भी हमने कंप्लीट करा दी। अब बची वहां तक पहुंच की नदी जो है वो 2-3 नदियों से मिलकर बनती है। उसमें से एक नदी का नाम है कनेरा, जो मैंने एक गांव गोद लिया था, तो उसका 14 किलोमीटर का मैंने पूरा करवा दिया है। हो चुका है, कराने की बात नहीं हुई, हो चुका है। अब उसको हम कनेक्ट करा के पहुंच पे ला रहे हैं। अब उसके बाद पहुंच की बारी लेंगे। पहुंच में कुछ विशेष समस्याएं भी हैं। एक, झांसी का गंदा पानी जाता है उसमें, तो उसके लिए स्मार्ट सिटी में एक प्रोजेक्ट अप्रूव करवा कर वहां पे भी एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की व्यवस्था करा दी। प्लस बहुत सारी अवैध कॉलोनियां बन गई जिनके भी जा रहे हैं, तो उनको रोक कर एक पूरा मास्टर प्लान तैयार कराना पड़ेगा। उसका भी कार्य प्रगति पे है, समय लगेगा। क्या आप बुंदेलखंड राज के समर्थक हैं उमा जी की तरह? देखिए, बुंदेलखंड का जितने भी व्यक्ति हैं, मैं जनप्रतिनिधियों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी पार्टी की भी बात नहीं कर रहा हूं। जो भी इंसान बुंदेलखंड का है, उसके दिल में हर बार कहीं ना कहीं ये बात रहती है कि अगर हमारा खुद का स्टेट रहेगा तो बुंदेलखंड को आर्थिक और निजी विकास बढ़ेगा। और ये हर बार देखा गया है कि छोटे स्टेट्स में इसका फायदा मिलता है, क्योंकि बड़े स्टेट्स में छोटी छोटी चीजों पे गौर करना मुश्किल पड़ता है।
तो मैं ही नहीं, मेरे ख्याल से कोई भी बुंदेलखंड का व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो नहीं चाहेगा कि बुंदेलखंड बने। पहुंच नदी और अब कोविड नदी के अतिक्रमण, अगर मेडिकल की बात करें तो वहाँ पे भी मेडिकल के पास में एक तरह से प्राइवेट नर्सिंग होमों की मंडी है। जैसे कि पहले जो सरकारी मंत्री थे उन्होंने कहा था यहाँ आगे की हम उनसे हटाएंगे, तो इस पर क्या कोई पहल होगी? देखिए, जहां तक मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था है, मेरे ख्याल से अपने मेडिकल कॉलेज की बहुत अच्छी व्यवस्था है। आपको हमेशा उसको उस नजरिए से देखना चाहिए कि जब मेडिकल कॉलेज हिंदुस्तान में नहीं होते थे, झांसी को तब से मिला हुआ है। और उसकी वजह से, मेडिकल कॉलेज आने की वजह से, और मेडिकल कॉलेज के सामने आपने जैसे कहा कि मंडी शब्द इस्तेमाल किया, जब से इतने मेडिकल कॉलेज के सामने नर्सिंग होम्स मिले हैं, वो स्पेशलाइज्ड भी हैं। हर चीज की फैसिलिटी मेडिकल कॉलेज में नहीं हो सकती। अभी हमारे पास ऑन्कोलॉजी सेंटर नहीं है, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ खुलेगा, पर जिन लोगों को स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट अलग चाहिए, तो अगर वो मेडिकल कॉलेज में आते हैं और नहीं मिल सकता तो वो सामने जा सकते हैं। मेरे ख्याल से उसमें कोई खराब बात नहीं है कि सामने ये खुले हुए हैं। नर्सिंग और छोटे हॉस्पिटल्स पूरे दुनिया की सत्य हैं, सब जगह खुलते हैं। अनुराग जी, कोविड रहा है, जब से आप सांसद बने उसके बाद आपने खुद काफी सहयोग किया है लोगों का। अभी हम ग्राउंड में जब जाते हैं तो महिलाएं कहती हैं कि महंगाई एक बड़ा मुद्दा हो गया। उसके बाद 200 रुपए किलो लीटर उनको खाने का तेल खरीदना पड़ रहा है। उज्ज्वला गैस योजना में जो सिलेंडर दिए गए हैं वो 1,000 रुपए में रिफिल कराने पड़ रहे हैं। और कुछ रोज शहरी जो महिलाएं, उनमें देखा गया है फीस का, कि स्कूल की फीस अगर माफ हो जाती तो जो आर्थिक रूप से कमजोरी आई है वो कम हो जाती। तो इन तीनों मुद्दों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं 3 अलग-अलग किस्म के मुद्दे अपने वहाँ एक हिंदुस्तान की पॉलिसी मेरे हिसाब से पिछले 70 साल से काफी गलत रही है, जहां तक एग्रीकल्चरल पॉलिसी। हमने अपने ही एग्रीकल्चर को, ग्रीन रेवोल्यूशन लाना बहुत अच्छी बात थी, बहुत अच्छा कार्य किया साइंटिस्टों ने, हमारे किसान भाइयों ने। पर ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद जो नया रेवोल्यूशन आना चाहिए था, वो सेल्फ सफिशिएंसी का था। वो रेवोल्यूशन इस देश में कभी भी नहीं आया, क्योंकि कभी भी पुरानी सरकारों ने जो हमको हमारे देश में चीजें उग सकती थी, जिन चीजों पे हमको लोगों को देना चाहिए, जैसे अनाज ही है, आपने वीट को इतना ज्यादा बढ़ा के रख दिया, गेहूं को इतना ज्यादा सोसाइटी में बढ़ा दिया कि लोगों का कंजम्पशन बढ़ गया। पहले क्या ज्वार नहीं होता था, बाजरा नहीं होता था? आज वही जो हम गरीबों का अनाज सोचते थे, आज वो अमीर उसके ज्यादा पैसे दे के खाने को तैयार है। ये इस देश का दुर्भाग्य है कि हमने अपनी ऑयल सीड पॉलिसी ठीक नहीं करी, जो अब मोदी सरकार ठीक कर रही है। क्यों इस देश को, जब हम इतनी चीजें उगा लेते हैं, हमको ऑयल इंपोर्ट करने की जरूरत पड़ रही है? दूसरा आपने मुद्दा कहा कि ऑयल महंगा हो गया। ये तो भैया सत्य है, महंगा है, पर इन्फ्लेशन एक हर बार इस देश में रहा है। कभी भी आप पिछले 60 साल में देख लीजिए, आपका इन्फ्लेशन रेट, स्टैंडर्ड सीपीआई रेट बिटवीन 4 to 12%, 14 गया है। इस सरकार में 6 से 7 पे रहा। इन्फ्लेशन 2 कारणों की वजह से हुआ है। एक कारण है वर्ल्ड सप्लाई चेन। आज क्योंकि मैं बिजनेस में भी हूं, तो मुझको अच्छी तरीके से पता है। आज अगर मैं पहले दुबई यहाँ से कंटेनर किसी भी गुड्स का भेजता था, तो मेरा 800 से $900 में जाता था। आज वही 3,500 से $4,000। क्यों? क्योंकि सप्लाई चेन कहीं ना कहीं कोरोना की फैलने की वजह से व्यवस्थाएं ठीक नहीं। आज पूरे दुनिया में कंप्यूटर्स की शॉर्टेजेस हो रही है। हिंदुस्तान तो नहीं बनाता, हम सप्लाई चेन के नहीं है, पर हमारे वहां भी शॉर्टेज है। क्यों है? क्योंकि वहां चिप मैन्युफैक्चरिंग में अगर 4 जने बीमार पड़ गए तो चिप पूरे नहीं बनते। ये सारी चीजों को देखते हुए तो चिप के प्राइसेस बढ़ गए। ऐसे ही कहीं पे माइंस अगर बंद हो गई तो आपकी माइंस के रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ गए। तो जब तक ये कोरोना रहेगा, और दुनिया आज इंटरलिंक्ड है, आप हिंदुस्तान को आइसोलेशन में नहीं देख सकते। आपका व्यवसाय सारी दुनिया के साथ होता है। आपका व्यवसाय पहले आधा परसेंट 1% नहीं था, आज आपका व्यवसाय 5-7% दुनिया के व्यवसाय के साथ। तो हम जब दुनिया से जुड़ गए हैं, तो दुनिया की प्रॉब्लम्स हमको भी आएंगी और हमारी भी उनको जाएंगी। उसकी वजह से एक और मुद्दा है। गरीबों के सिलेंडर को तो सब्सिडी दे सकते हैं, जैसे हमने बाइफरकेट कर दिया कि गरीबों को उज्ज्वला दे रहे हैं,
तो उनके लिए तो सब्सिडी रख सकती थी ना सरकार, देखिए, सब्सिडी रखना बहुत आसान काम है। उन्हीं लोगों की। उनको पहले चिन्हित करिए। दूसरी चीज दिक्कत ये होती है कि बगल में आपको किसी का बीपीएल कार्ड बनाओ, और जब इस देश में कांग्रेस सरकार थी तो बीपीएल कार्ड किस माणिक पे बनते थे वो आपको भी पता है और मुझको भी पता है। जिन लोगों के बनने नहीं चाहिए थे उनके बीपीएल कार्ड बन जाते थे, तो वो गलत है। तो उसमें अगर हम चिन्हित करके अलग करें तो आप समाज का एक तरीके से बंटवारा करें। अगर अगला है हमारा सेंसस नया हो सका, जो ये फिर से रोकने की कोशिश में है विपक्ष, अगर विपक्ष मान जाता है, नया सेंसस हो जाता है, तब आपका आधार के बेस पे, इनकम के बेस पे जो लोग पात्र हैं वो सच्ची में हकदार और उनको मिल भी जाए। फीस और रह गई आखिरी। देखिए, फीस के मामले में बहुत सेंसिटिव मामला है। फीस के मामले में आपको दोनों तरफ से देखना चाहिए। आज गरीब को बुरा लगता है, बिकॉज फीस उसको लगता है बच्चा स्कूल नहीं आ रहा, पर उसको बहुत बार रियलाइज नहीं होता कि वो जो उसको टीचर सिखा रही है वो भी गरीब है, उसको नौकरी चली जाएगी। इस कार्यकाल के दौरान कुछ लाखों स्कूल बंद हो गए। लाखों स्कूलों का मतलब हो गया करोड़ों टीचर घर पे बैठे जिनको पैसे नहीं मिले। दूसरी चीज, टीचर को उससे ज्यादा मेहनत लगती है अब जब वो ऑनलाइन क्लास लेता है। ऑनलाइन क्लास के लिए उसको दोनों तरफ की प्रिपरेशन है। एक, उसको स्टूडेंट नहीं दिख रहा तो उसको ये नहीं पता चल रहा कि स्टूडेंट कितना सीख पा रहा है, तो उसको और मेहनत करनी पड़ती है। ऑनलाइन क्लास में उसको उतना ही समय लगाता है जितना वैसे लगता था। तो दोनों तरफ से है, तो इसमें समाज को भी थोड़ा समझना चाहिए और जो स्कूल के व्यवस्थापक है उनको भी थोड़ी सी मदद करनी चाहिए। अनुराग जी, सवाल चल रहे हैं तो एक प्रमुख सवाल है झांसी रेलवे स्टेशन का, जो बदल दिया गया। सोशल मीडिया पे मैं वैसे कहूंगा कि हम लोगों ने देखा है कि कुछ विरोध हो रहा है, और अब लोग उस पे लिखते भी हैं कि जल्द नाम बदलना चाहिए। आपकी तरफ से टिप्पणी रही है कि वो क्लरिकल मिस्टेक थी, जी, तो वो कब तक ठीक होगी? मैं उसके बारे में बता देता हूँ। जब ये सर्व समिति से रेलवे की मीटिंग में पास हुआ था तो खाली भाजपा के सांसद नहीं थे, और भी सांसद थे और भी पार्टी से। तब ये डिसाइड किया गया था कि झांसी का नाम, स्टेशन के नाम के साथ रानी का नाम जोड़ा जाए। वो पास था, वो मिनट्स में भी है। तो मैं क्लेरिकल जब कहता हूं तो किसी आधार पे कह रहा हूं। तो वो जोड़ने की बात की गई थी, झांसी के नाम को हटाने की बात कहीं नहीं है उसमें। दूसरी चीज, जब ये बन के यहां से प्रस्ताव जाता है तो ये सरकारी उससे जाता है, ये चला गया। इसमें ये मैं मानता हूं कि जब ये गया था तो इनको एक बार उस समिति को या उन जितने भी सांसद बैठे थे उन सबको एक बार पूछना चाहिए था। ये पूछा नहीं गया, इन्होंने अपने आप ही बना के भेज दिया और ये चला गया। अब इसकी प्रक्रिया ये जो है कि ये जाता है रेलवे से, पहले गया स्टेट को, स्टेट से वापस आया रेलवे के पास, फिर उन्होंने नाम मांगा तो फिर रेलवे वाले भेजते हैं स्टेट को, स्टेट होम मिनिस्टर भेजता है सेंट्रल गवर्नमेंट की होम मिनिस्ट्री को, होम मिनिस्ट्री उसको अप्रूव करती है, स्टेट गवर्नमेंट के साथ बातचीत करके रेलवे के लिए, फिर रेलवे नाम चिन्हित करता है। ये प्रक्रिया मैंने चालू कर दी है। जब ये आपको भी पता है आचार संहिता लगी है, स्टेट में कायदे से ये डिसीजन नहीं हो सकता, समय लगेगा, पर हम सबकी भावना ये है, और मैं मेरे ख्याल से गलत नहीं होगा इसको कहने में कि इसमें मेरी ही भावना नहीं, झांसी के सारे वासियों की भावना है कि रानी का नाम भी हो और झांसी का भी नाम। चुनाव में आप आप हैं तो आपको क्या लगता है बुंदेलखंड की 19 सीटों में आप कितनी सीट जीत रहे हो? झांसी जिले की 4 सीटों में आप कितनी सीटें जीत रहे हैं? मुझको जो ग्राउंड पे फीलिंग आती है लोगों से बात करके, ये सब करके, मुझको तो लगता है कि 19 की 19 हमको जीतनी चाहिए। एक आधा सीट में कहीं पे अगर मैं नहीं गया हूं तो मुझे नहीं पता, पर जहां तक मेरे दौरे रहे हैं, चाहे वो हमीरपुर जिले, महोबा जिला, जालौन जिला, ललितपुर तो है ही मेरा, झांसी है ही मेरा, तो जहां तक मेरे दौरे रहे, अभी मुझको कोई इतनी बड़ी एंटी इनकम्बेंसी नहीं लगती। लोगों के दिल में अभी भी योगी जी और मोदी जी छाए हुए हैं, और हर चुनाव में भाजपा के लिए सिर्फ एक ही लक्ष्य रहता है, वो हमारा है कमल का फूल।
आपका मुख्य विपक्षी दल कौन रहेगा, किससे फाइट मान के चल रहे हैं आप इस चुनाव में? मुख्य विपक्षी दल के नाम से तो मेरे ख्याल से, क्योंकि बुंदेलखंड विभिन्न क्षेत्र है, तो दो प्रमुख दल और भी हैं अपोजिशन के, वही उभर के आ सकते हैं। तो उसमें से एक तो अखिलेश जी का दल है और दूसरा बहन जी का है। वो लोग रह सकते हैं, पर कहीं पे कोई रहेगा, कहीं पे कोई रहेगा। कोविड-19 भी चल रहा है अनुराग जी, तो क्या आपकी जनता से अपील रहेगी? चुनाव भी चल रहे हैं, रैलियां बंद हैं, तो कैसे चुनाव होगा? ये अलग ही तरीके का चुनाव, ऐसा चुनाव तो आज तक देखा नहीं गया। ऐसा चुनाव तो कभी भी हिंदुस्तान के इतिहास में नहीं, दुनिया के इतिहास में नहीं हुआ होगा। तो ऐसे चुनाव में लोगों को बहुत गंभीरता से घर में बैठ के अच्छी तरीके से विचार करना चाहिए। मैं उनसे खाली दो ही चीजों की अपील कर रहा हूँ। सबसे पहली अपील यह है कि मतदान आपका हक ही नहीं है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। ये हक हमको सिर्फ संविधान ने दे दिया, ये हक के अलावा रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी, तो आप मतदान देने जरूर जाएं। ये सबसे प्रमुख चीज है। दूसरा, जब आप वोट डालने जाएं तो उन लोगों के बारे में सोचिए जो लोग आपके लिए, आपके राष्ट्र के लिए काम करते हैं। ये थे हमारे साथ झांसी ललितपुर के लोकप्रिय सांसद अनुराग शर्मा जी, जिनका कहना है कि मतदान अवश्य करें और जो उनकी पार्टी की नीति है उससे लोग बहुत प्रसन्न हैं। और खास तौर पर उनका झांसी की जनता के लिए कहना है कि लोगों को उनके नाम की पुनः वापसी, झांसी रेलवे स्टेशन की पुनः वापसी निश्चित तौर पर मिलेगी। ये उनका वादा भी है और विश्वास भी है।